रेडी हैं चले सीखने के लिए? एकदम आज की क्लास में मचा देना और हिला देना। अब आज की क्लास सबसे खास होने वाला है। अब कह रहा होगा, सोच रहा होगा मन में और कह भी रहा होगा मन में कि क्या होने वाला है? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाला है क्या? द मैथ का सूत्र। क्योंकि मैथ के सूत्र के बगैर हिसाब बनाना पड़ेगा भारी। कहाँ? एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम जब देने जाओगे ना, तो वहाँ पर मैथ के बिना हिसाब बनेगा जी? एक भी हिसाब नहीं बनेगा। तो मैथ के सूत्र यानी कि सूत्र के बिना हिसाब नहीं बनेगा, एक कोई हिसाब नहीं बनेगा, तो सूत्र जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक? तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10वीं के छठा चैप्टर त्रिभुज से। त्रिभुज से जितना भी इम्पोर्टेंट सूत्र बनता है, इस पर सब लेकर आ चुके हैं, ठीक? इसके साथ ही पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर और पाँचवाँ चैप्टर का भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं प्लेलिस्ट का, जहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले न चला ये वीडियो को देख लेना, उसके बाद वो पाँचों को नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और कॉपी ज़रूर बना लेना है, क्योंकि कॉपी में लिख कर फिर एक को याद कर लेना बढ़िया से, ताकि एग्जाम जब जाए ना तो एको गो ऐसा हिसाब ना हो कि सूत्र के बगैर हमारा छूटे, और सूत्र याद रहेगा तो टोटल का टोटल बन जाएगा, ठीक? चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का क्लियर कर लेना ये सूत्र, ठीक है? त्रिभुज चैप्टर से है। और वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बना रहना, बीच में छोड़कर नहीं जाना है। जाओगे तो एग्जाम में बिना सूत्र के कैसे हिसाब बनाओगे? तो सूत्र जानना तो जरूरी हो ही जाता है, ठीक? यह ये हम लोग का है सूत्र। देख लो, पहले यह त्रिभुज वाला में ये जानना जरूरी है, जे इसमें मेन मेन है सब हम लेकर आ चुके हैं, ठीक ना? एक को चीज नहीं छोड़े हैं सब, ये एग्जाम की दृष्टि से मैंने यह चैप्टर छठा है त्रिभुज। पहला जो बहुत बार पूछा, खास करके ऑब्जेक्टिव में पूछा चला, याद रखना, खास करके कोचिंग में पूछा था ऑब्जेक्टिव में यह कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यानी जितने भी सभी समबाहु त्रिभुज हैं सब क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है? सभी वृत्त होते हैं जो समरूप होते हैं। किसी भी प्रकार का वृत्त हो, कई डिग्री वाला वृत्त हो, लेकिन सब समरूप होगा। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होता है, सभी वृत्त भी समरूप होता है, ठीक? सभी वर्ग होते हैं जो समरूप होते हैं, जितने भी वर्ग हैं सब समरूप होते हैं। सभी आयत होते हैं जो समरूप होते हैं, ठीक? सभी आयत क्या होते हैं? समरूप। भाई कितना बार पूछा गया, ठीक? कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो समरूप होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सभी वृत्त क्या होता है? समरूप होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। सभी वर्ग क्या होता है? तो समरूप होते हैं, ठीक? सभी आयत क्या होते हैं? तो समरूप होते हैं। तो समरूप वाला में ये चारों जरूर याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस पर आता है और बनता भी है, बनाना भी है, छोड़ना नहीं है, ठीक? आराम से टिक मार देना, ठीक? ये अब त्रिभुज से संबंधित कुछ बातें, जैसे थेल्स प्रमेय, थेल्स के विलोम, ये सब जो प्रमेय है जो यहाँ पर देखते हैं, ये ठीक। पहला, दो आकृति जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो, समरूप आकृति कहलाती है। मतलब ये निश्चित नहीं है कि उसका जो सब माप बराबर है, लेकिन अगर आकार समान है, कोण भी बराबर है, देखे में लगे कि आकार समान है, कोण कुछ है बराबर है, तो हो सकता है समरूप होगा, ठीक? सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। यानी कि सभी सर्वांगसम जितना भी त्रिभुज है सब समरूप होता है, लेकिन इसका उल्टा ये निश्चित नहीं कि सही होगा, ठीक? कि नहीं कि सब समरूप त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ऐसा नहीं। सभी समबाहु त्रिभुज भलु नहीं, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकता है, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो सकता, ये बात को ध्यान देना है, ठीक? अब कोई भी त्रिभुज समरूप है, इसके लिए कुछ शर्त होता है, कि त्रिभुजों की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं उसके लिए शर्त लिखना है, तो ये लिखना कि जब उनके संगत कोण बराबर होता है तब वो समरूप होगा, या तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होता है तो वह समरूप होगा, ठीक? कब होगा? जब कोण बराबर हो या तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तब समरूप होगा, ठीक? अब यहाँ पर थेल्स पर में जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक? सब्जेक्टिव में खास करके पूछता है, इस पर हिसाब भी बनता है। आप सूत्र याद रहेगा तब न बनेगा, तो पर में है यह, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये कौन पर में है? तो थेल्स पर में है, ठीक? जैसे याद देखो, ये त्रिभुज है और इसके समय ये भुजा के समांतर यहाँ पर रेखा डाला है, जैसे यह ए बी सी, अब बी सी के समांतर डी रेखा डाला है, तो वो कब जो होगा? यानी कि भुजा समानुपाती होगा, इसे ए डी बटा डी बी और ए बटा ईसी हो जाएगा। ई सूत्र सिखा था, कौन सूत्र सिखा था? थेल्स पर में ई सिखा था, ठीक? कि जब तीसरी भुजा के समांतर एक और रेखा खींची जाए जो दो भुजा को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह तीसरी वह जो जब भुजा समांतर जो प्रतिच्छेद करती है ना, वो क्या करते हैं? भुजा को समान अनुपात में बांटती है, ठीक? ये इसको क्या बोलेंगे? थेल्स पर में। इसका उल्टा भी होता है जिसको बोलते हैं थेल्स के विलोम, ठीक है?
कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी एगो रेखा जो त्रिभुज के दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो वह रेखा जो होगा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसको क्या बोलते हैं? थेल्स के विलोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो थेल्स के विलोम बोलते हैं। देख लो, देखना ध्यान से। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये बोलता बोल रहा है इथेल्स के विलोम होगा। जैसे ये त्रिभुज है और ये यहाँ पर विभाजित कर रहा है, तो ए बी सी और डी रेखा जो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर दो भुजा को विभाजित कर रहा है, तो यहाँ पर जो ये दोनों रेखा होगा जो समान अनुपात में जब ये बांट रहा है रेखा, तो ये दोनों क्या होगा? समांतर होगा। इसे हो जाएगा डी समांतर बी सी हो जाएगा, डी समांतर बी सी हो जाएगा। इस पर भी हिसाब बनता है। ठीक। यह यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसीलिए त्रिभुज दोनों समरूप होता है। यानी कि जब दोनों त्रिभुज के कोण बराबर होगा, जब दोनों त्रिभुज के आपस में कोण बराबर होगा, तो भुजाएं जो होगा एक ही अनुपात में होगा और त्रिभुज जो होगा समरूप होगा। इसको समरूपता कौची बोला जाता है? ए समरूपता की कसौटी, ए समरूपता कसौटी ऐसे हम सब बोलते हैं आम भाषा में। प्रमेयता जो है ए कौन 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 प्रमेयता। ठीक। आ गया। ए, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए से समरूप हुआ। समरूपता कौन पर में होगा? ए एंगल एंगल से। किसके कारण? एंगल एंगल के कारण। यानी कि दो त्रिभुज के दो गो कोण भी आपस में बराबर होगा, तो त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। तीनों कोण आपस में बराबर होगा तो भी त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। ठीक। ये आगे बढ़ते हैं। ये एस एस वाला हम जानते हैं। यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो उनके संगत कोण बराबर होती है और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होता है। यानी कि दो गो त्रिभुज है, मान लीजिए ये दोनों त्रिभुज है। ठीक। ये दोनों क्या है? त्रिभुज है। ई त्रिभुज की भुजा ई त्रिभुज की भुजा अनुपात में, ई भी अनुपात में, ई भी अनुपात में, तीनों कुछ आपस में बराबर है, तो दोनों त्रिभुज होगा समरूप होगा। और समरूपता का क्या नियम कहलाएगा? एस एस एस। यानी कि साइड 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 से होगा कुछ समरूप, या तो बोलेंगे भुजा 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 से समरूप हुआ। ठीक। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो तथा इन दोनों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समरूपता कौन पर है? एस बोलते हैं। ठीक। अब कहेगा सर कैसे? तो देखिए यहाँ ये दोनों कोण बराबर है, जैसे ए बी सी तथा पी क्यू आर, ये दोनों कोण बराबर हुआ। कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी। अब भुजा अनुपात में जैसे ए बी बटा तो पी क्यू, इधर से अनुपात में ये हो गया ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर। यानी ये कोण बराबर हुआ, दो भुजा है जो समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो वो दोनों जो त्रिभुज है आपस में क्या होगा? समरूप होगा। ठीक। आगे यहाँ दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो गो त्रिभुज है, जैसे मान लो ये दोनों त्रिभुज है, यानी इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल, ठीक ना, दोनों बराबर होगा, साथ ही संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक। जैसे त्रिभुज है ए बी सी, एकर क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ, इसका क्षेत्रफल का अनुपात बटा इसका क्षेत्रफल, अनुपात बोले बटा बोले तो इसका क्या होगा? जैसे ए बी सी और डी ई एफ, तो भुजा अनुपात में होना चाहिए। ए बी लिए हैं तो इधर से डी, ए बी बटा डी, लेकिन एक बात है वर्ग में होगा यह ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, सब स्क्वायर में होगा। वर्ग मतलब कुछ ही स्क्वायर में होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी संगत भुजाएं का वर्ग के क्षेत्रफल जो होता है उनकी संगत भुजाएं के वर्ग के बराबर होता है। यानी दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा दोनों के संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होगा? बराबर होगा, उनकी भुजा वर्ग के बराबर। ठीक है। अगला है यदि एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले शीर्ष उसके कर्ण पर लंब डाले, तो लंब के दोनों ओर बनने वाले त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ठीक ना, यहाँ से लंब डाला गया है, ये समकोण त्रिभुज था, लंब डाला गया है, जैसे ए बी सी, ये डी लंब डाल दिए, तो ई समरूप त्रिभुज ई समरूप होगा, बड़का समरूप त्रिभुज छोटका होगा, छोटका समरूप त्रिभुज कुछ होगा बड़का होगा, ये बता रहे हैं। ठीक ना। ये समकोण त्रिभुज अगर कौन सा लंब डाल देंगे भुजा पर समकोण जगह से, तो जे त्रिभुज बनेगा जय को भी बनेगा, सब आपस में क्या होगा? समरूप होगा। ठीक। आगे
एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहता है। कर्ण मतलब हो गया यह, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा यानी एगो लंब बचेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें सिद्ध करे का रहता है, तो ये वाला याद रखना कि इसको कौन प्रमेय बोलते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कौन? समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटे त्रिभुज के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, आगे लेके चलते हैं। फिर आएगा कुछ क्षेत्रफल वाला, वो तो प्रमेय वाला सूत्र बता रहा सब। यदि एक त्रिभुज में किसी एक वर्ग का भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख समकोण होता है। यानी देखिए, ये है, ई सी है, ई बी है। अब ए सी का स्क्वायर बराबर डेल है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बड़ा भुजा कौन है? तो बड़ा भुजा ही है। एकर वर्ग के स्क्वायर दोनों को जोड़ के बराबर था, यानी एकर सामने जो कोण होगा 90 डिग्री होगा। क्या डिग्री होगा? 90 डिग्री। ठीक, ये बताया जा रहा है कि बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा ना, से दो छोटी भुजा के योग के बराबर होगा, लेकिन बड़ी भुजा के वर्ग के सामने का जो कोण होगा ना, वो कुछ होगा समूह कोण होगा। तो इससे साफ समझ सकते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग जैसे दो छोटी भुजा वर्ग को योग बराबर हो पाइथागोरस प्रमेय में, तो एसी के सामने जो कोण बनता है वो कौन बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज संबंधित कुछ सूत्र जान लेते हैं। लॉलीपॉप लॉलीपॉप क्योंकि जानना जरूरी है पूरा। यह क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तो तीनों भुजा का योग। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। हीरो सूत्र पूछेगा, हीरो सूत्र पर हिसाब पूछ दे तभी वाला लगाना। ठीक है, क्या लगाएंगे? एस इंटू ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, सी इंटू एस माइनस सी। यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे तो √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ दे तो 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण पूछ दे तो प्रत्येक कोण का योग होता है 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना होता है? √3/2 गुने भुजा। ऊंचाई पूछ दे तो √3/2 गुने भुजा, और क्षेत्रफल पूछे तो √3/4 गुने भुजा के स्क्वायर। परिमाप पूछे, देखो बाबू क्षेत्रफल वाला ये सूत्र है, परिमाप वाला ये सूत्र है, अगर ऊंचाई पूछे तो ये सूत्र है। यार हम √3/4 गुना भुजा इसको तो क्षेत्रफल होगा, यहाँ पर √3/2 गुना भुजा क्या कर हो जाएगा? संभाव त्रिभुज क्या ऊंचाई। आगे देखो, यह ध्यान देना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? A/4 √4 बी का स्क्वायर घटा ए के स्क्वायर, ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज के। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो A/4 √4 बी स्क्वायर घटाओ ए के स्क्वायर। ठीक, तो क्लियर हो गया होगा टोटल। अब आगे है जी? नहीं, आगे नहीं है। तो टोटल हम करवा दिए हैं त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुज वाला जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में त्रिभुज के बड़ी वैल्यू है त्रिभुज वाला के। ठीक, क्योंकि इससे बहुत ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है इस पर आधार। ठीक, तो फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।